हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना गुरुजी पे। मैं आपका दोस्त सुरजीत पॉल आया आपको फिजिक्स के साथ मोहब्बत करवाने। इफ यू वांट टू लर्न फिजिक्स इन ए सिंपल वे देन बने रहिए मेरे साथ अपना गुरुजी पे। दोस्तों, वीडियो आने के लिए कुछ दिन लेट हो गया तो उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमारा थोड़ा एग्जाम के सिलसिले में और थोड़ा काम था, इसलिए थोड़ा उसमें थोड़ा व्यस्त हो गया तो वीडियो बनाने का फुर्सत नहीं मिला। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में। अगर दोस्तों आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कृपया करके कर दीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिए, तो क्या उससे थोड़ा हमको ऊर्जा मिलता है, ठीक है, एक तो एनर्जी मिलता है, एक तो पॉजिटिव वाइब मिलता है जो और वीडियो बनाने के लिए, चाहे जितना भी मेहनत हो जाए और वीडियो बनाने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट आता है, तो थोड़ा कृपया करके आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहली बात हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, हम बस ये इंट्रोडक्शन देने वाले, ठीक है। ये आपका 11th क्लास का पोर्शन है, मान लो अगर आप कोई किसी भी क्लास में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्क, एनर्जी, पावर के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और समझिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देने वाले कि वर्क आखिर होता है क्या, एनर्जी क्या होता है और पावर क्या होता है, ठीक है। इस तीनों चीज के बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो चीजों को बस आप लोग ऐसे ही सुनने मत, उसको थोड़ा फील कीजिए। जो फील करने से क्या होगा, अच्छे से समझ में चाहिए। जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स को क्या करना पड़ता है, हमको थोड़ा फील करना पड़ता है और थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है। बिकॉज अगर फिजिक्स को अगर फील नहीं करते तो भाई सब फिजिक्स को तुम प्यार नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी चीज को प्यार करने के लिए उसको फील करना पड़ता है। भाई साहब, ये फिजिक्स है, फिजिक्स को भी समझने के लिए, उसको अच्छी तरह से जानने के लिए उसको फील करना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या होता है, ये वर्क क्या होता है, वर्क कब हुआ, कैसे हुआ, कब बोलेंगे कि वर्क हो रहा है, बोले काम, ये जो काम है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ क्या मैं कोई काम कर रहा हूँ? जी नहीं। हम लोग यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे तो फिजिक्स में हम लोग काम किसको बोलेंगे, वर्क किसे बोलेंगे? व्हेन एवर यू अप्लाइड सम फोर्स अपने बॉडी, दिस इज ए बॉडी। कंसिडर कोई भी एक बॉडी ले लो, इसके ऊपर तुम क्या कर रहे हो, कुछ भी अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करो, ठीक है। ये एक बॉडी है, बॉडी के ऊपर तुम कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो। अगर फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर ये जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसी डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। अगर ये फोर्स मैं इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ, अगर ये इस डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, कुछ डिस्प्लेस हो रहा है बॉडी, तभी हम क्या बोलेंगे, द वर्क इज सेड टू बी डन। The work is said to be done only if you are applying some force upon a body and the body is displaced by some distance. Then you say that the work is done. If you are applying some force upon a body and the body is not displaced any distance or not displaced any distance through it, so you cannot say that there is वर्क सेट टू बी डन। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस दीवार को मैं धक्का लगा रहा हूँ, ठीक है, इसको बोर्ड के ऊपर मैं धक्का लगा रहा हूँ। आई एम अप्लाइंग सम फोर्स अपन द बोर्ड, द बोर्ड इज नॉट डिस्प्लेसेस एनी डिस्टेंस। यहाँ मैं जितना भी चाहे फोर्स लगा लूँ, ये क्या हो रहा है ना, इसका कुछ डिस्प्लेस हो रहा है ना इससे कुछ चेंजेस हो रहा है। सो इफ आई एम अप्लाइंग सम फोर्स अपन द ऑब्जेक्ट बट द ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्प्लेसेस एनी डिस्टेंस, सो इन दैट केस यू कैन नॉट से दैट द वर्क इज सेड टू बी डन। The work is only said to be done whenever the force is applied upon the body and the body displaces some distance. So that case you can only say the work is said to be done. So works हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपली हम लोग अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं। वर्क इज, तुम क्या करोगे, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। भाई साहब, बिना फोर्स अप्लाई किए तो वर्क डन होगा नहीं, क्योंकि कोई भी काम करने जा रहे हो तुमको वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन करना पड़ेगा मतलब तुमको फोर्स देना पड़ेगा। अब तुम बैठे बैठे सोए क्या करोगे, मैं सोए बोलूंगा कि मेरे को यूपीएससी क्लियर करना है, वैसे नहीं होगा ना, मेरे को पढ़ना पड़ेगा। सो वैसे ही तुमको वर्क डन करना है, तुमको वर्क करना है तो तुमको फोर्स तो अप्लाई करना पड़ेगा। बस वो फोर्स अप्लाई करने से ही नहीं होता, कुछ डिस्प्लेस भी होना चाहिए। अगर तुम किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो रहे हो तो वहां पे तुम वर्क करने वाले हो, तो तुम प्रिपरेशन किए, उसका एग्जामिनेशन दिए, ठीक है, उसका प्रिपरेशन करो। अगर वो एग्जामिनेशन कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो वहां पे ऑर्डर कुछ नहीं हो रहा है ना, तो कुछ फायदा हो रहा है क्या? नहीं, तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, ठीक है, वर्क क्या होगा, फोर्स तुम अप्लाई कर लोगे भाई साहब, तो बस फोर्स अप्लाई करने से ही वर्क डन हो जाएगा, ये कोई चीज नहीं है। अगर तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी अगर कुछ डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई भी तुम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो और फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी अगर कुछ डिस्प्लेस हो रहा है, सो इन दैट केस यू कैन से दैट द वर्क इज सेड टू बी डन। सो यू कैन सिंपली दैट W इक्वल्स टू FS। ओके, सो इट इज अ जनरल फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वर्क डन। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो फोर्स अप्लाई की एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी है, सिंपली एक बॉडी यहाँ पे है, तो मैं इसको फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको रस्सी बांध दिया तो मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ। लेकिन फोर्स कैन बी पुल और पुश, तुम खींच सकते हो और ठगल सकते हो, क्या फोर्स कैन बी पुल और पुश। सो वी कैन अप्लाई फोर्स अपन, मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में इसको फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स का देखो दो कंपोनेंट पे डिवाइड होगा,
ये कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट आएगा। ये जो फोर्स है यहाँ पे थीटा क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे कॉस थीटा एफ कॉस थीटा आएगा और यहाँ पे एफ साइन थीटा आएगा। तो यहाँ पे देखो जब बॉडी के ऊपर फोर्स में अप्लाई किया तो जिसको ऐसे ही अप्लाई करते गए तो ये क्या होगा, डिस्प्लेस करेगा। किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा, इधर डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। तो ये एफ कंपोनेंट की तरफ एफ कॉस थीटा, ये जो एफ का डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में से कुछ कंपोनेंट्स काम करेगा, इस डायरेक्शन कंपोनेंट्स का काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो वर्क डन आएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और एफ कॉस थीटा आपका ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा काम कर रहा है, यहाँ पे एफ कॉस थीटा कंपोनेंट यहाँ पे वर्क डन करने के लिए, जो फोर्स अप्लाई वर्क डन करने के लिए हेल्प कर रहा है। तो यू कैन राइट आल्सो दैट एफ डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। सो इट इज द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वर्क। अभी जो वर्क होता है, वर्क क्या होता है, डिफरेंट सिचुएशन के लिए वर्क भी डिफरेंट होता है। सो यू कैन से दैट देयर इज द पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क एंड वर्क डन सेट टू बी जीरो, ओके, जीरो वर्क, ठीक है। तो ये तो कैसे आएगा, तो हम लोग देखेंगे पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क कहाँ पे आएगा। तो पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क जाने से पहले हमको पता है जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ओके। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव और कैन बी पॉजिटिव, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द shortest distance from the initial position to the final position. So it is a vector quantity and it can be zero, negative or positive. As like that, whenever you applying force, okay, this is the body and you applying some force upon it, okay, you are applying the force upon it. If the body displays some distance in the direction of the applied force, अगर ये बॉडी फोर्स में अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका बॉडी यहाँ पे था, ये पोजीशन में था, ये बॉडी डिस्प्लेस हुआ, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, फोर्स जिस डायरेक्शन में मैं अप्लाई किया, द बॉडी डिस्प्लेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइंग फोर्स, मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं अगर उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, अगर बॉडी भी डिस्प्लेस हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क। बॉडी यहाँ पे एक पोजीशन में मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, भाई साहब इसको फील करो, फील करने से समझ में आएगा। तुम अपने साइड में कोई भी चीज है उसके ऊपर प्रैक्टिकली तुम यूज कर सकते हो, कोई भी चीज पकड़े उसके ऊपर फोर्स लगा सकते हो। अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की अगर बॉडी भी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, you are applying the direction you are applying the force, if the body will displace in the same direction, then you can say that the work is positive। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, तुम जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो और बॉडी भी उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेस हो रहा है, तो हम लोग उसी केस में क्या बोलेंगे, उसको पॉजिटिव वर्क बोलेंगे। बट इन केस यू आर अप्लाइंग द फोर्स दिस डायरेक्शन एंड द बॉडी डिस्प्लेस टू दिस डायरेक्शन, इफ द डिस्प्लेसमेंट, okay, if the displacement is opposite to the direction of applied force, जिस डायरेक्शन में तुम अप्लाइड फोर्स किए, ठीक है, फोर्स जिस डायरेक्शन में दे रहे हो और बॉडी उसका क्या हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भाई साहब उसका डिस्प्लेस हो रहा है, तो इन दैट केस यू कैन से दैट द वर्क डन इज नेगेटिव। फोर्स अप्लाई किए जिस डायरेक्शन में, बॉडी उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, सो इन दैट केस यू कैन से दैट इज द नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क डन, ओके। तो पहली बात, वर्क डन कब आएगा, जब फोर्स अप्लाई करे हो बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है, तभी आपका क्या आएगा, वर्क डन आएगा। और ये पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, व्हेनेवर यू अप्लाइंग सम फोर्स अपॉन ए बॉडी एंड द बॉडी डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स अप्लाई की हो अगर उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेस हुआ तो इस केस में तुम क्या बोलोगे, द वर्क इज पॉजिटिव, मतलब वर्क डन जो हुआ यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। और जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स अप्लाई की अगर उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है, सो इन दैट केस यू कैन से दैट द वर्क डन इज नेगेटिव। तो बात सवाल ये आ रहा है कि हम लोग जीरो वर्क डन किसे बोलेंगे, जीरो वर्क डन किसे बोलेंगे, सो जीरो वर्क डन किसे बोलेंगे, तो तुम अगर कोई भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करो, सो यू आर अप्लाइंग फोर्स अपॉन एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करो, तुम फोर्स अप्लाई करो, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई करने के बावजूद कोई भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, सो इन दैट केस यू कैन से द वर्क इज सेड टू बी जीरो, ओके। एंड अनदर केस क्या आ सकता है, अगर जो बॉडी यहाँ पे, बॉडी मानो सर्कुलर मोशन में, किसमें, सर्कुलर मोशन में, तो वहां पे अगर बॉडी जिस डायरेक्शन में इसका फोर्स अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स। हमको पता है एफ एस, वन एस को एफ एस कॉस थीटा है, ठीक है। अगर यहाँ पे थीटा मान लो, जो
डायरेक्शन बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे बॉडी का फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है और यहाँ फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एंगल क्रिएट हो रहा है, एंगल कितना, थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। इफ द एंगल बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 90 डिग्री, जब क्या होगा, अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एंगल 90 डिग्री क्रिएट होगा। यानी तो तुम कोई भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो और बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है किसके साथ, जब फोर्स अप्लाई किए हो उसके साथ उसको परपेंडिकुलरली वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। अप्लाइड फोर्स का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है। सो इन दैट केस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एस cos 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 वर्डन कब आ सकता है, जब तुम बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो और बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो वहां पे वर्डन 0 हो सकता है। और किस केस में वर्डन 0 हो सकता है, जीरो वर्क बोलेंगे, जीरो वर्क डन बोलेंगे, जब फोर्स अप्लाई कर रहे हो एंड द बॉडी डिस्प्लेस इन द परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स। अगर फोर्स इधर से अप्लाई कर रहे हो और बॉडी उसका परपेंडिकुलर से उसका डिस्प्लेस हो रहा है, अगर फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी का परपेंडिकुलर उसका डिस्प्लेस हो रहा है। सो इन दैट केस यू कैन से द वर्क इज 0, ओके। So these are the case, positive work, negative work and zero work. If there any doubt in this topic, you can comment in the comment section, okay. So after that we can go or we can discuss about the energy, okay. तो ये है वर्क के बारे में। तो वर्क के बारे में जानने के बाद हम लोग जो वर्क का जो यूनिट होता है, वर्क का यूनिट होता है जूल होता है, ठीक है। ये जूल होता है, ठीक है। वर्क का यूनिट होता है जूल, ऐसा यूनिट जूल है, इसको याद रखो कि तुम आज ए फिजिक्स स्टूडेंट यू हैव टू पुट a unit everywhere, without putting a unit your answer will be wrong, so mind it. So वर्क के बाद, वर्क का खत्म हो गया, तो वर्क के बाद हमारा आएगा किसके बारे में, एनर्जी के बारे में। तो सिंपली गाइज आई एम गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, ओके। आफ्टर दैट आई विल मेक सम क्वेश्चंस एंड द न्यूमेरिकल्स, आई विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स from the previous year questions of the JEE Mains or NEET and the NCERT books also, okay. I will solve the problem of this chapter so you can guys a complete look on this chapter. So now I am going to discuss about the energy. तो हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एनर्जी। सो एनर्जी क्या है, अभी इंसान काम करेगा, अब मैं तुमको सुबह से खाना खाने नहीं दूंगा तो काम कर पाओगे क्या, सर नहीं कर पाएंगे, भैया नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है। तो बेटा तुम्हारे पास ये जो टर्म आया एनर्जी, क्या तुमको पता है एनर्जी क्या है, तुम जो अभी टर्म बोले तो काम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है। भाई हर बच्चे को पता होता है एनर्जी, ठीक है। अभी कहते हैं एनर्जी नहीं है मेरे पास, मैं थक गया हूँ, मेरे पास एनर्जी नहीं है, तो हर बच्चे को एनर्जी पता है। तो ये एनर्जी होता है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी। तो सिंपली वी कैन से दैट एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, कोई भी काम करने के लिए जो एबिलिटी होता है, सो दैट एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। क्या फील कर पा रहे हो, सुबह से नहीं खाए हो, थक गए हो, काम नहीं कर पा रहे हो, खाना खाए, कुछ देर बाद ताकत आया, फिर काम कर रहे हो तो एनर्जी आया, तो एनर्जी कहाँ से मिला, खाना से मिला। सो कुछ फील करो, ठीक है। सो यू हैव टू फील दिस। सो एनर्जी क्या है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। किसको बोलेंगे, एबिलिटी टू डू वर्क, ओके। एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो जो एनर्जी है, ये एनर्जी क्या है, इसका भी यूनिट आपका जूल होता है। वर्क एंड एनर्जी these are same components because एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क मतलब ये काम ही होता है, तो इसका यूनिट भी सेम होता है। तो ये जो आया एनर्जी आया, ठीक है। तो एनर्जी क्या होता है, तुमको नेचर में बहुत सारे एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट जल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर मैकेनिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, सोलर एनर्जी। देयर इज वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स, ओके, इन द यूनिवर्स। सो we are studying physics, so we are basically discuss about the mechanical energy, okay. So in the physics we are basically discuss about the mechanical, हम लोग इस चैप्टर में मैकेनिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी, ठीक है, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन और रेस्ट। ये जो हम लोग वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, तो ये सब एनर्जी कहाँ से आता है, जैसे कि सन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है दैट इज सोलर एनर्जी, लाइट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो लाइट एनर्जी, हीट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है हीट एनर्जी, पानी से जो वाटर प्रोड्यूस होता है तो हाइड्रो एनर्जी। तो देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सो ये बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट द मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कब आएगा, जब बॉडी मोशन में रहेगा। ये बॉडी मोशन में है, बॉडी रेस्ट में है। तो अगर बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है तो द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स रेस्ट एंड मोशन। कोई भी बॉडी अगर मोशन में या रेस्ट में है तो उसके वजह से उसका जितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। सो द मैकेनिकल एनर्जी इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, टू कैटेगरीज, कुछ भी बोल सकते हो। सो दैट इज काइनेटिक एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. So the energy is mainly basically two types. The mechanical energy is two types. That is kinetic energy and another is known as potential energy. So अगर तुमको नहीं पता काइनेटिक एनर्जी क्या है तो मैं बता दूं. काइनेटिक एनर्जी क्या है ये इसको मोशन ले लो और ये पोटेंशियल मतलब रेस्ट का. ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी किसे बोलेंगे? द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी. तो पहले हम लोग को पता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है? सिंपली द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स रेस्ट और मोशन. बॉडी अगर रेस्ट में है या मोशन में है तो उसके वजह से उसका जितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो वो क्या है? उसका मैकेनिकल एनर्जी आएगा. तो इसमें रेस्ट एंड मोशन है, मतलब ये दोनों, एक तो रेस्ट होगा नहीं तो एक मोशन होगा. ठीक है. जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्या है? मोशन वाला है. ठीक है. द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. अगर बॉडी मोशन में है तो उसकी वजह से उसका जितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलेंगे? उसका काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे. क्या बोलेंगे? उसका काइनेटिक एनर्जी. देखो अभी तुम कोई भी चीज को, बॉल को ऐसे फेंकोगे तो वो जितना फोर्स से जाके गिरेगा उसको क्या हो रहा है? हाथ को घुमा के फेंकोगे तो सिंपली क्या होगा? वो थोड़ा बॉल थोड़ा तेज जा रहा है तो वहां पे जो एनर्जी उसको मिला किसकी वजह से मिला? या हाथ घुमाने की वजह से. तो यहाँ पे मोशन में आया तो ये बॉडी मोशन में आने के बाद क्या हुआ? उसको थोड़ा एनर्जी एक्स्ट्रा मिला. तो दैट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज kinetic energy. Okay, kinetic energy simply the energy produced in a body by virtue of its motion, so that is known as its kinetic energy. तो kinetic energy के बाद तुमको तो पता ही चल गया कि potential energy क्या है. potential energy simply the energy produced by body by virtue of its rest. क्या होता है? इसको मैं जितना ऊपर लेते जाऊंगा ये उतना ही उसका एनर्जी उतना बढ़ते जाएगा. देखो जितना ऊपर लेते जाऊंगा उतना ही फोर्स डालेगा. कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगा तो क्या होगा? ये देखो अभी एक पेड़ है, ठीक है, ऊपर से नीचे कैसे गिरा? ठीक है, कैसे? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स को अट्रैक्ट करता, ठीक है, लेकिन वो ऊपर से नीचे क्यों गिरा? वहाँ पे उसके पास कुछ एनर्जी है. तो वहाँ पे जब रेस्ट में था बॉडी, फोर्स किस तरह था? फोर्स किस तरह था? लेकिन वो रेस्ट में था तो वहाँ पे उसके पास जो एनर्जी था, बॉडी रेस्ट में है एंड उसके पास जितना एनर्जी है, सो दैट एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स रेस्ट इज नोन एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी. कोई बॉडी रेस्ट में है और उसके पास जितना एनर्जी है वो क्या है? उसका पोटेंशियल एनर्जी. द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स रेस्ट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. तो भाई साहब अगर आपको फॉर्मूला निकालना हो, किसका फॉर्मूला निकालना हो? अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालो तो कैसे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? हम लोग अभी क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे. उसको सिंपली फॉर्मूला निकालेंगे कैसे काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इन दैट केस वी हैव टू कंसीडर ए ऑब्जेक्ट दैट इज द ऑब्जेक्ट इज इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो. एक बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो. हमको बॉडी को किस में लेना है? रेस्ट से मोशन में लेना है. तब लोग क्या कर सकते हैं? उससे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हम लोग सिंपली क्या लिए? बॉडी किस में है? रेस्ट में. तो इसमें हम लोग फोर्स अप्लाई किए, एफ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किए. तो एफ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करने के बाद वो कुछ इस तरह यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ. एस डिस्टेंस यहाँ पे एस डिस्टेंस का डिस्प्लेस हुआ और बॉडी यहाँ पे उसका जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू v है. ठीक है, इसका वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी v आ गया. ठीक है, तो ये उसका वेलोसिटी यहाँ पे v आ गया, फाइनल वेलोसिटी v आ गया. तो यहाँ पे भी हम लोग कोई कंटिन्यू फोर्स अप्लाई करें, एफ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करें. तो इनिशियल वेलोसिटी इसका जीरो था और उसका फाइनल वेलोसिटी v है, मतलब बॉडी मोशन में है. ठीक है, तो हमको बाई इक्वेशन ऑफ मोशन हमको क्या पता है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 2as. हमको पता है. सो वी कैन पुट यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है तो v का तो v रहेगा, v स्क्वायर, और यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी u है कितना हो गया? जीरो का स्क्वायर हो गया. तो यहाँ पे आ गया 2as हो गया. तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as लिख सकते हैं. तो यहाँ पे सिंपली हम क्या कर सकते हैं? v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as जब लिखे तो हम लोग अगर यहाँ से a निकालेंगे तो a लिख सकते हैं हम लोग क्या? a लिख सकते हैं हम लोग v स्क्वायर बाई 2s. क्या लिख सकते हैं? v स्क्वायर बाई 2s लिख सकते हैं. ठीक है, ये हमारा a मिल गया. तो हमें पता है जो वर्क डन होता है, ठीक है, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है W इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, एफ एस होता है. तो हाँ, फोर्स इंटू एस होता है. एफ सॉरी यहाँ पे क्रॉस नहीं है, डॉट प्रोडक्ट का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो हम लोग यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या पता है? फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है. तो ये आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन एम ए इंटू एस आ जाएगा. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे जो एस है, एम है, एम की जगह तो एम नहीं रखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन मास रखेंगे और ए की जगह वैल्यू पुट करेंगे v स्क्वायर बाई 2s. यहाँ पे पुट करेंगे v स्क्वायर बाई 2s पुट कर दिए. ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई s कर दिए तो एस एस कैंसिल, तो हमारे यहाँ पे बच जाता है कितना? हाफ
mv² बच जाता है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी, तो ये सिंपली देखो वाटर क्या आएगा, एनर्जी आएगी नहीं, वाटर और एनर्जी सेम होता है, कंपोनेंट्स होता है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी इसको लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग फाइनली, हाफ mv²। कोई भी बॉडी देखो, अभी काइनेटिक एनर्जी कब आएगा, बॉडी मोशन में होना चाहिए, बिना मोशन का बॉडी का काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। तो बॉडी है मतलब उसका मास तो होगा, और वो बॉडी मोशन में है तो वेलोसिटी होगा। तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारे किसके बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो इसके बाद हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो ये सारा चीज हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई भी डाउट्स हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो डोंट वरी गाइस, आई विल मेक फुल वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एंड आई विल सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन दिस on the series of this video. So don't worry about that. If there is a doubt related to this topic, you can ask me in the comment section. Okay, I will try to solve your doubts, and if there is inquiries related to this topic, you can ask me freely. Okay, so thank you guys very much, and फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।